हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से कंपेयर करें इजिप्ट वर्सेस फिलीपींस फॉर यूएसएमएलई एज योर टारगेट गोल। तो चलिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज की। वो कौन सी चीजें हैं जो फिलीपींस और इजिप्ट में कॉमन है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि फिलीपींस और इजिप्ट दोनों ही यूएसएमएलई के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और जिन भी स्टूडेंट्स को यूएसएमएलई यानी यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है वो इन डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी वो ये है कि दोनों ही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ और दोनों ही कंट्रीज़ में स्टडीज़ पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में होती है और इसका फ़ायदा सीधा सीधा आपको यूएसएमएलई क्रैक करने में मिलता है, क्योंकि यूएसएमएलई इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है और आपकी पढ़ाई जब इंग्लिश मीडियम में होती है तो आपको ईजी हो जाता है यूएसएमएलई क्रैक करना। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत फेमिलियर है और उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना। तीसरी सिमिलैरिटी है दोनों ही कंट्रीज़ के बजट और कॉस्टिंग में। अगर हम दोनों कंट्रीज़ की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ की बजट और कॉस्टिंग ओवरऑल बराबर ही आती है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के ट्यूशन फीस और इंक्लूडिंग फूड एंड स्टे हम सारी कॉस्ट मिलाते हैं तो ये वेरी करती है 26-27 लाख से लेकर 32 लाख के बीच में। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अकोमोडेशन में रहते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, लेकिन इस बीच में आपका टोटल बजट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपको सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है, रहना खाना आपकी ट्यूशन फीस। तो जिस कंट्री में भी आप जाते हैं अगर वहाँ पर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो नेचुरली वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। इसलिए दोनों ही कंट्रीज़ में ये माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, इंडियंस की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत प्यार से रखते हैं, इसलिए दोनों ही कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादातर कंट्रीज़ जिनमें बच्चे स्टडी अब्रॉड करने के लिए जाते हैं वो ठंडे देश हैं और उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर -20 -30 डिग्री तक भी जाता है। लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज़ की अच्छी बात यह है दोनों कोस्टल एरियाज़ हैं और यहाँ का टेम्परेचर अगर हम इजिप्ट की बात करें तो 17 डिग्री से 45 डिग्री तक जाता है और फिलीपींस का टेम्परेचर 18 डिग्री से लेकर अराउंड 40 डिग्री के बीच में वेरी करता है, जो कि दोनों ही कंट्रीज़ में बहुत रीजनेबल है और इंडियन कंडीशंस के साथ मैच करता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अनुकूल है और उसकी वजह से वहाँ के जो डिजीज़ पैटर्न्स हैं वो भी इंडियन डिजीज़ पैटर्न्स के साथ मैच करते हैं, इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाई करने का बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा सातवीं सिमिलैरिटी है कि दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इंडियंस रहते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, इंडियंस मिल जाएंगे और आपको काफ़ी स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। आठवीं सिमिलैरिटी है दोनों ही कंट्रीज़ का ट्रैवल टाइम और एयर टिकट्स भी, इसके अलावा वीज़ा कॉस्टिंग भी लगभग बराबर ही आती है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है। तो अभी हमने बात की कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस को बहुत ही लॉजिकली आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसके बेसिस पे फिर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यह निर्णय पूरी तरीके से आपका अपना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के कंपैरिजन पे और मैं हर एक पॉइंट्स में पहले इजिप्ट और उसके बाद फिलीपींस के बारे में बात करूंगा, आप दोनों के बीच में कंपैरिजन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं और वो है नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्टडीज़ एंड द नेम ऑफ द कोर्स। इजिप्ट में कोर्स का ड्यूरेशन है 5 इयर्स और इसका कोर्स का नाम है MBBCH। हम इसको MBBS के बिल्कुल इक्वलेंट मानते हैं और ये डिटेल आपको शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 ऑफ द MCI वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप उन लिंक्स को खोलकर देख सकते हैं, क्योंकि मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स को बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे CIS कंट्रीज़ में उसको MD कोर्स के नाम से बोला जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका कोर्स नेम MBBCH है विच इज़ इक्वलेंट टू MBBS। और इस पूरी लिस्ट को और इस पूरे शेड्यूल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। वहीं फिलीपींस में इस कोर्स का नाम है MD, यानी MD फिजिशियन भी बोला जाता है और इस कोर्स का ड्यूरेशन
अप्रॉक्सीमेटली 5.5 to 6 ईयर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक स्टूडेंट को कम से कम 18 मंथ से लेकर 2 ईयर्स का BS कोर्स, जो कि एक बैचलर ऑफ साइंस कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। और BS कंप्लीट करने के बाद ही आप MD कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप BS कोर्स नहीं करना चाहते तो आप इंडिया में रहकर ही बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी BSc कर सकते हैं, और BSc करने के बाद आप एंट्रेंस देके सीधे MD कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपके कोर्स की ड्यूरेशन हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक और ज़्यादा क्लैरिटी देना चाहता हूँ, और इस क्लैरिटी के लिए एक एडवाइजरी जो मनीला एम्बेसी ने डाली हुई अपनी वेबसाइट eoimanila.gov.in पे, उस पर उन्होंने एक एडवाइजरी डाली हुई है जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो एडवाइजरी है इंपॉर्टेंट एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल एजुकेशन इन द फिलीपींस। इस एडवाइजरी के अनुसार जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इसका पॉइंट नंबर E है जो कहता है BS कोर्स एंड NMAT। तो यहाँ पर आने वाले हर एक स्टूडेंट को 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद या तो उनको फिलीपींस में जाकर BS कोर्स कंप्लीट करना होता है। ये जो डिग्री कोर्स होता है इसके अंदर 3 सेमेस्टर्स होते हैं जो लगभग 18 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक चलते हैं। कुछ कॉलेजेस 18 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं और कुछ 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट को एक एंट्रेंस फाइट करना होता है जिसको हम बोलते हैं NMAT, और ये इस एडवाइजरी में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। और NMAT क्लियर करने के बाद ही आप MD फिजिशियन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बिना आपको MD कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ मैं सभी स्टूडेंट्स को एक छोटी सी चेतावनी देना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जो अलग अलग बातें करते हैं और वो कहते हैं कि आपका BS कोर्स 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, या कुछ कंसल्टेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि आप अपना BS कोर्स इंडिया में ही कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद आपको हम MD करने के लिए फिलीपींस भेजेंगे। ये पूरी तरीके से गलत है और ये कानून के खिलाफ है। अगर आपको BS कोर्स करना है तो आपको फिलीपींस में जाकर ही करना होगा। अगर आप इंडिया से BS करके आप वहाँ पर जाते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है और वो वैलिड नहीं है। इसके लिए मैं आपको नया ड्राफ्ट भी बता रहा हूँ और इसके अलावा पुराना जो रूल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा इस एडवाइजरी में ये क्लियरली लिखा है that undergoing BS course and getting a competitive score in NMAT exam is a precondition for joining the medical course। यानी अगर आपको मेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप बिना NMAT को क्लियर किए इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए हम अपने अगले पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट पर जाते हैं, जो कि एलिजिबिलिटी है दोनों कंट्रीज में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप इजिप्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के MBBS CH कोर्स में, तो आपको 12th पास होना चाहिए, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और आपकी परसेंटेज अबव 70 होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 70% से कम है तो आपके एडमिशन होने की संभावना थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। जबकि फिलीपींस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 50% एंड अबव स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा बेनिफिट ये है क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो इजिप्ट में जा रहे हैं वो फिल्टर होके जा रहे हैं। 70% से नीचे वाले स्टूडेंट को वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल है और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर वहाँ जा रहा है। वहीं फिलीपींस में कोई भी स्टूडेंट जा सकता है जिसकी 50% है और नीट क्वालिफाइड है। इसके साथ एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इजिप्ट में एडमिशन आपका डायरेक्ट होगा, ना तो आपको एंट्री लेवल पर कोई एंट्रेंस देना है, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए लेकिन आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना है, और ना ही कोर्स के मिड में आपको कोई एंट्रेंस देना है। जबकि फिलीपींस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो BS कोर्स करने के बाद मैंडेटरी आपको NMAT एग्जाम पास करना पड़ेगा, और अगर आप NMAT एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो आप MD कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एज है इजिप्ट के पास, क्योंकि आपको बीच में या शुरुआत में किसी भी तरह के एंट्रेंस को फेस नहीं करना है और आपकी इसकी वजह से कोई भी स्टडीज इंटरप्ट नहीं होगी। अब इसके बाद जो फोर्थ सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इजिप्ट में जब आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं पहले दिन से आपका कोर्स मेडिकल का कोर्स होता है, और इसमें आपको फर्स्ट डे से ही मेडिकल का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री,
और बाकी जितने भी मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं वो पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। उसी जगह पर जब हम फिलीपींस की बात करते हैं तो वहां आपको शुरुआत में बीएस करना होता है, जो कि एक तरह का बीएससी है, और वो ग्रेजुएशन के अंदर आपको मेडिकल के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट 1.5 to 2 years आपके सिर्फ जनरल सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ही जाते हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट 2 years ऑफ मेडिकल स्टडीज इन इजिप्ट का जो सिलेबस है उसका कंपैरिजन और उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और उसी जगह मैं आपके साथ बीएस कोर्स के सिलेबस को भी डाल रहा हूं, उसका लिंक भी आप नीचे कंपैरिजन में चेक कर सकते हैं। अभी जो 5वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ज्यादातर स्टूडेंट जो फिलीपींस, इजिप्ट और सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका जाते हैं उनके पीछे एक सबसे बड़ा पर्पस होता है यूएसएमएलई क्रैक करके यूएस में अपनी रेजिडेंसी पूरी करना। तो चलिए इसके लिए हम चेक करते हैं कि कौन से वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे यूएसएमएलई क्वालिफाई करते हैं। और इस चीज को कंपेयर करने के लिए जाना होगा हमारे को ईसीएफएमजी की वेबसाइट पे, जो कि एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है और जो मॉनिटर करती है पूरे रेजिडेंसी प्रोसेस को, और J1 वीजा जो कि यूएस में जाके मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मिलता है। इसके अंदर जब हम डेटा सेक्शन में जाते हैं और वहां पर चेक करते हैं कि वो कौन से टॉप कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा J1 वीजास इशू होते हैं, और इसकी एक लिस्ट ईसीएफएमजी J1 वीजा स्पॉन्सरशिप और यूएसएमएलई परफॉर्मेंस नाम से यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, वो लिंक मैं आपको दिखा रहा हूं। इस लिंक में उन टॉप कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पर से सबसे ज्यादा स्टूडेंट J1 वीजा पाते हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूएसएमएलई क्रैक करके यूएस अपनी रेजिडेंसी पूरी करने के लिए जाते हैं। यहां पर टॉप 10 कंट्रीज के लिस्ट में इजिप्ट 7th नंबर पर है, और इसके अलावा कोई भी और स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है। फिलीपींस भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इजिप्ट के स्टूडेंट्स को ज्यादा J1 वीजास मिलते हैं और ज्यादा स्टूडेंट यहां से यूएसएमएलई क्रैक कर पाते हैं। और उसके पीछे छुपा हुआ है सबसे बड़ा कारण, वो है उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न, जो कि वो बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और वहां के एग्जामिनेशन में वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ईसीएफएमजी के वेबसाइट पे जो टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है उसमें आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इजिप्ट एक एज लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ के ज्यादा स्टूडेंट्स को J1 वीजा मिलता है और ज्यादा स्टूडेंट्स यूएसएमएलई क्वालिफाई करके रेजिडेंसी मैचिंग करा पाते हैं। इसके अलावा फिर एशिया में से सिर्फ नेपाल ही आ पाता है जहाँ के स्टूडेंट यूएसएमएलई क्वालिफाई करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका टारगेट यूएसएमएलई क्रैक करना ही है और इसी की वजह से आपने दोनों कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करना है, तो ऑफ कोर्स इजिप्ट हैज बेटर परफॉर्मेंस और ज्यादा नंबर्स वहां से जा रहे हैं। इसके अलावा इजिप्ट का परफॉर्मेंस प्लैब यानी यूके के लाइसेंसिंग एग्जाम और मिडिल ईस्ट के लाइसेंसिंग एग्जाम में भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, जो कि 80% से लेकर 90% तक उसका सक्सेस रेशियो है। और एक बेनिफिट जो इजिप्ट के स्टूडेंट को डेफिनेटली मिलता है वो है सऊदी अरेबिया में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट जॉब मिल सकता है। तो जो स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट या सऊदी अरेबिया में अपने करियर को बनाना चाहते हैं और वहां पर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। इसका अगला पॉइंट है कि दोनों ही कंट्रीज में कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स होती हैं, क्या अनलिमिटेड सीट्स होती हैं या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहां के हर एक कॉलेज के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो लगभग 150 से लेकर 200 तक होती है, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इनमें एडमिशन होता है। यानी जो स्टूडेंट पहले अप्लाई करेगा वो स्टूडेंट चाहे बांग्लादेश का हो या नेपाल का हो या इंडिया का हो, वो किसी भी एशियन कंट्री का हो, उस स्टूडेंट को पहले सीट दी जाएगी, और अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो उसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है और उसके बाद हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में नंबर ऑफ सीट्स कोई भी कॉलेज बहुत क्लियरली बताता नहीं है, और स्पेशली कंसल्टेंट्स इस बात को बहुत क्लियरली नहीं बताते हैं कि किसी कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। यहां पर फिर एक बार मैं रेफर करना चाह रहा हूं एडवाइजरी को, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फिलीपींस की एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। इस एडवाइजरी के पॉइंट नंबर F में लिखा हुआ है लिमिट्स ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स इन MD कोर्स ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू MBBS डिग्री इन इंडिया।
ये जो एमडी कोर्स है इसको इंडिया के एमबीबीएस कोर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। एज पर द फिलीपींस रूल्स देयर इज अ कोटा फिक्स्ड फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन ईच कॉलेज। तो यहां पर भी हर कॉलेज के अंदर कोटा फिक्स्ड है और उतनी ही सीट्स एक कॉलेज में होती है, जो कि एवरेज 150 से लेकर 200 नंबर्स में होती है। और फीडबैक हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, और ये मैं सभी स्टूडेंट्स को सावधान करने के लिए बता रहा हूं। Feedback has been received from students that the colleges and educational agents enroll more students in BS course। अब कई कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 200 सीट्स हैं तो वहां पर 300 या 400 स्टूडेंट्स को BS कोर्स में एनरोल कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके बाद आपको एंट्रेंस फाइट करना होता है, एनमेट फाइट करना होता है, और वो क्वालिफाई करने के बाद आपको एमडी में एडमिशन मिलता है। तो जो स्टूडेंट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको फिर एमडी में एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर तो नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड है। इसीलिए एडवाइजरी में लिखा हुआ है एट टाइम्स एक्सेस ऑफ 3 to 4 times ओवर द कैपेसिटी इन द मेडिकल स्कूल इज एडमिटेड। कई स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर 3 से 4 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिट कर लिया जाता है, जितनी उस कॉलेज की कैपेसिटी है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स को बीएस कोर्स में एडमिट कर लिया जाता है। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो कि कंसल्टेंट्स के लेवल पर बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसीलिए मैंने आपको ये एडवाइजरी पढ़ के सुनाई है जो कि इजिप्ट की एम्बेसी के वेबसाइट पे दी गई है। और इसीलिए यहां पर वेबसाइट पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कंफर्म इन राइटिंग वेदर द स्कूल हैज required capacity in terms of infrastructure, faculty and their admission to BS course will ultimately lead to an assured admission in MD medical course in the respective college। तो इसलिए स्टूडेंट को ये जान लेना चाहिए कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन फिलीपींस में ले रहा है उसमें कितनी बीएस के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है और वहाँ एक्चुअल कितनी एमडी में सीट्स हैं, जिससे कि अगर वो बीएस करने के बाद एंट्रेंस क्लियर कर पाए तो उसको एमडी में एडमिशन मिल सके। तो एट द एंड मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं, अगर आप फिलीपींस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका एडमिशन बीएस कोर्स में हो रहा है तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपके कॉलेज में टोटल एमडी में कितनी सीट्स हैं, जिससे कि आप अगर बीएस के बाद एंट्रेंस क्लियर कर पाए तो आपका एडमिशन एमडी में हो सके। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इंटर्नशिप, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई भी स्टूडेंट एक बेहतरीन और एक काबिल डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए, उसके कॉलेज के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो होना चाहिए, और जब स्टूडेंट बहुत सारे पेशेंट्स को देख पाएगा, उनके साथ काम कर पाएगा, तभी जाकर वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। इजिप्ट की हम बात करें तो इजिप्ट के अंदर कॉलेजेस के अंदर ही हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम कायरो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर कॉलेज के अंदर ही 9 हॉस्पिटल्स हैं, जो कि लगभग 5200 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, और यहां पर डेली पेशेंट इनफ्लो 8 to 12,000 पेशेंट्स का होता है। वहीं एनशम्स यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया और मंसूरा यूनिवर्सिटी में भी उनके इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स हैं जो कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही हैं, और इनकी मिनिमम कैपेसिटी 4000 से लेकर 5000 बेड्स की है। और यहां पर भी पेशेंट इनफ्लो डेली 8000 से 10000 पेशेंट्स का है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्टूडेंट को 4th ईयर और 5th ईयर में जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। स्टूडेंट को सभी तरह की बॉडीज, कैडेवर और डिजिटल बॉडीज भी मिल पाती है, और इसलिए उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। वहीं अगर हम बात करें तो फिलीपींस के अंदर 4 ईयर का जो एमडी कोर्स है, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कई सारे कंसल्टेंट्स ये बोलते हैं कि ये 4 ईयर का जो एमडी कोर्स है इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। यहां पर भी मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, और इसके लिए मैं आपको एनएमसी का जो नया ड्राफ्ट आया है, अगर वो ड्राफ्ट लागू हो जाता है तो उसके हिसाब से मैं आपको क्राइटेरिया समझा रहा हूं। इस ड्राफ्ट का लिंक भी मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इस ड्राफ्ट के 3.2 पॉइंट के बी सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री से मेडिकल की शिक्षा पाते हैं उनका कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स यानी कि 54 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए। ये उन कंट्रीज के लिए है जहां पर डायरेक्ट मेडिकल के कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है, जैसे कि चाइना, रशिया, यूक्रेन या इजिप्ट।
लेकिन जिन कंट्रीज में पहले आपको बीएस करना होता है और उसके बाद आपको एमडी या मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिलता है, जैसे कि साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका या फिलीपींस, वहां के लिए रूल ये है कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 4 इयर्स यानी 48 मंथ्स का होना चाहिए। यानी आपका एमडी फिजिशियन का जो कोर्स है या आपका मेडिकल का जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन 48 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो 4 इयर्स आपको पूरे स्पेंड करने हैं सिर्फ आपके एमडी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और इसमें बिल्कुल भी इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद ही आपको अलग से 365 डेज की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आपको 2 साल का बीएस, 4 इयर्स का एमडी कोर्स और फिर 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो चाहे आप इंडिया से करें या फिलीपींस से करें। अब मैं आपको इंटर्नशिप के ड्यूरेशन का भी डिफरेंस बता देता हूं। इजिप्ट में आप चाहें तो 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद भी अपनी डिग्री लेकर इंडिया आ सकते हैं और इंटर्नशिप कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इंटर्नशिप इजिप्ट में रहकर भी 1 ईयर या 2 इयर्स की कर सकते हैं। इसके लिए जो लेटर यूनिवर्सिटी ने इशू कर रखा है वो लेटर मैं यहां पर लगा रहा हूं, जिसको आप देख सकते हैं। और आपके पास ये चॉइस है कि आप अपनी इंटर्नशिप इजिप्ट से करना चाहते हैं कि इंडिया से करना चाहते हैं, क्योंकि इजिप्ट आपको 5 ईयर के बाद डिग्री दे देगा, और अगर आप वहां से इंटर्नशिप करेंगे तो आपको उस ड्यूरेशन की आपको अलग से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है। और वहीं फिलीपींस में भी आप चाहें तो उन कॉलेजेस की जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाकर आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपको अलग से 365 डेज की पूरी करनी होगी और वहां से आपको अपना सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद ही आपकी वो इंटर्नशिप वैलिड मानी जाएगी। तो यहां पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक बार फिर दोनों कंट्रीज के क्लिनिकल एक्सपोजर में, तो डेफिनेटली इजिप्ट में बहुत ज्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उसकी वजह से वहां पर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिल पाता है। ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में आखिरी पॉइंट जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो है कॉलेज का और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज। तो इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट के कॉलेज कायरो मेडिकल यूनिवर्सिटी 1827 यानी आज से 200 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ, और यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया विद इन द कैंपस 5200 बेड का हॉस्पिटल है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा इंशम्स यूनिवर्सिटी भी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी विद इन द कैंपस 4500 बेड का हॉस्पिटल है, सभी तरह के स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हैं। और फिलीपींस के अंदर आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेजेस के अंदर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हॉस्पिटल अटैच्ड नहीं है बल्कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं। तो इसके लिए आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा। जिस यूनिवर्सिटी में भी आप फिलीपींस में एडमिशन लेना चाहते हैं उस वेबसाइट पे जाइए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कीजिए, उसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स को चेक कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम एज एन एडवाइजर आपको हेल्प कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप कौन सी चीज है जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं, और अगर आप किसी कॉलेज को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप हमें उन कॉलेजेस का नाम भी लिखकर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप और कोई इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर और लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम बहुत ही इन डेप्थ और ट्रू इनसाइट स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए। जिंदगी में हमेशा क्लैरिटी के साथ सोचिए, चीजों को अच्छे से रिसर्च कीजिए, किसी की भी बात का भरोसा करने से पहले अपनी चीज को अच्छे से परख लीजिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम सब एक अच्छा करियर बनाएंगे एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्टूडेंट, हम सब मिलकर एक बेहतरीन भविष्य बनाएंगे। इस कामना के साथ आप सभी से एक बार फिर विदाई लेता हूं। फिर बहुत ही जल्दी एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिल रहा हूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।